दोस्तों ये हैं HTS यानी हयात तहरीर अल शम के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी। यही हैं सीरिया के नए नेता। इनकी अगुवाई में ही HTS के फाइटर्स ने पहले सीरिया के सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा किया, फिर हमा और कुछ दिनों बाद होम्स को कब्जाते हुए सीरिया की राजधानी दमिश्क में दाखिल हुए और असद की सत्ता को उखाड़ फेंका। बशर अल असद की सरकार 2 हफ्ते के अंदर ही गिरा दी और असद को मॉस्को भागने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के साथ सीरिया में 50 साल से चले आ रहे असद परिवार के शासन का अंत हो गया। अब असद की जगह लेने वाले अबू मोहम्मद अल जुलानी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि जुलानी की पहचान कभी जिहादी की थी जो ISIS के अबू बकर अल बगदादी का करीबी था। लेकिन फिर जुलानी ने अपनी पॉलिटिक्स बदली, इमेज बदली और सीरिया के सबसे बड़े लीडर बन गए। आज की वीडियो में सीरिया के विद्रोह की बात डिटेल में करेंगे, जानेंगे सीरिया का इतिहास, कैसे जुलानी बने हीरो और क्यों असद अपनी सत्ता बचाने में नाकामयाब रहे, क्या थी अमेरिका की चाल और अब क्या करेंगे टर्की, रशिया और ईरान। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। Rebels rolled into key cities, including the capital, Damascus. Syria, rebels sweeping that country, seizing power, forcing President Bashar al-Assad to flee. दोस्तों इसी साल एक रिपोर्ट में दिखाया गया था कि मिडिल ईस्ट में मिलिट्री पावर के मामले में 8वें नंबर पर है सीरिया। तोप, गोला बारूद, मिसाइल, फाइटर जेट्स, नेवल फोर्स और तकरीबन 1.5 लाख सैनिक। लेकिन फिर भी 2 हफ्तों के अंदर ही सारी सेना ने हथियार डाल दिए, या यूं कहें कि HTS के फाइटर्स को हथियार दे दिए और वर्दी उतार कर सादे कपड़े पहन लिए, लड़े ही नहीं। क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से सीरिया में गरीबी बढ़ती ही जा रही थी। किसी को भी सीरिया के साथ बिजनेस करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए सीरिया के पास तेल होने के बावजूद कोई खरीदार ही नहीं था। सीरिया की इकॉनमी बुरी तरह टूट गई थी। सैनिकों को सैलरी में $15 से $17 ही मिल रहे थे, जिनसे 2 दिन का खर्च चलाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। सैनिकों के परिवार भुखमरी के कगार पर आ गए थे। जबकि इसी सेना ने साल 2016 में विद्रोहियों को बुरी तरह हराया था, लेकिन इस बार मामला अलग हो गया था। पहले अमेरिका ने इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया, फिर रूस को यूक्रेन के साथ उलझाया, जिसके बाद सीरिया से रूस ने बहुत सारे लड़ाकू विमान वापस बुला लिए थे। फिर हिजबुल्लाह को इजराइल ने नुकसान पहुंचाया और असद की सरकार का सपोर्ट हर तरह से लगभग खत्म हो गया और जुलानी ने आसानी से सीरिया की सत्ता अपने हाथों में ले ली। इसी के साथ सीरिया में 50 सालों से चल रहे अलावी शिया का राज खत्म हो गया है और सीरिया को जुलानी के रूप में एक सुन्नी लीडर मिल गया है। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी और कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें समझनी पड़ेगी सीरिया की हिस्ट्री। सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद दमास्कस छोड़ चुके हैं और सीरिया का फ्यूचर क्या होगा इस पर अनसर्टेनिटी है। सीरिया की शिफ्टिंग डायनामिक्स की तरह जॉब मार्केट की दुनिया भी बदलाव देख रही है, जहां AI और ऑटोमेशन रूल्स का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है और बदलते काम के तरीकों से ज्यादातर लोग तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। इसी वजह से बिग टेक जायंट्स ने लाखों एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया। वो स्किल्स जो पहले जॉब सिक्योरिटी गारंटी करती थी अब काफी नहीं है। जो नए स्किल्स नहीं सीखते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। बस यही बात आपके करियर पर भी लागू होती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, आपको इस मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये 3 घंटे का हैंड्स ऑन AI ट्रेनिंग। वैसे तो ये पेड होता है, लेकिन पहले 1500 व्यूअर्स के लिए जो रजिस्टर करेंगे ये कम्प्लीटली फ्री है। इस ट्रेनिंग में आप सब कुछ सीखेंगे, जॉब हंटिंग से लेकर सैलरी हाइक के तरीके, कॉम्प्लेक्स डेटा को सेकंड्स में सॉल्व करना, बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाना और यहाँ तक कि अपना पर्सनल ब्रांड भी बनाना, और 20 से ज्यादा AI टूल्स भी। ये ट्रेनिंग टेक और नॉन टेक बैकग्राउंड वाले सभी लोगों के लिए, जैसे मार्केटिंग, ऑपरेशंस, सेल्स, या फिर अगर आप कंटेंट क्रिएटर, फ्रीलांसर या एंटरप्रेन्योर हैं। साथ ही इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको 5000 INR वर्थ का बोनस भी मिलेगा। 1 मिलियन से ज्यादा लोग पहले ही इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले चुके हैं और अमेजिंगली अपने करियर को ग्रो कर रहे हैं। मेरी टीम ने भी इस ट्रेनिंग को अटेंड किया है और इससे काफी वैल्यू हासिल की है। तो इस एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करें और टाइमली नोटिफिकेशंस पाने के लिए उनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। दोस्तों सीरिया मिडिल ईस्ट के बीचों बीच बसा हुआ देश है। 7th सेंचुरी से पहले यहाँ पर रोमन एम्पायर का राज चलता था और यहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले रहते थे। लेकिन 7th सेंचुरी में इस इलाके को अरब की मुस्लिम फोर्सेस ने जीत लिया और दमिश्क को इस इलाके की राजधानी बना दिया। उसके बाद साल 1516 में इस इलाके को ऑटोमन एम्पायर ने अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद पहले वर्ल्ड वॉर तक सीरिया पर ऑटोमन एम्पायर का ही राज चलता था। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद इस इलाके पर फ्रेंच ने कब्जा जमा लिया, लेकिन शुक्र अल कुआतली की लीडरशिप में जबरदस्त विरोध के बाद साल 1946 में फ्रेंच को इस इलाके को छोड़कर जाना पड़ा।
पहले प्रेसिडेंट भी शुक्री अल कुआतली ही बने 1943 से लेकर 1949 तक। लेकिन आज़ादी के बाद का जो शुरुआती वक्त था उसमें सीरिया में बहुत उथल पुथल हुई। जैसे साल 1949 में ही 3 बार तख्ता पलट हुआ। मार्च 1949 में जनरल हुस्नी अल ज़ाइम ने तख्ता पलटकर खुद को सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। उसके बाद 6 महीने के अंदर ही अगस्त महीने में समी अल हिनावी ने हुस्नी अल ज़ाइम को हटाकर फिर से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की। लेकिन फिर 1949 में ही आदिब शिशाकली नाम के मिलिट्री ऑफिसर ने सीरिया की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और तानाशाह बन बैठा। 1949 से साल 1954 तक का वक्त सीरिया के लोगों के लिए बहुत मुश्किलों वाला था, क्योंकि नए तानाशाह ने अपोजिशन को देश में खत्म कर दिया था। लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी। ड्रूज जैसी एथनिक माइनॉरिटीज़ के ऊपर उसने बेइंतहा जुल्म करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि मिलिट्री के ऑफिसर्स पर भी बहुत सख्ती दिखाई, जिससे जनता नाराज़ हो गई और उसी की मिलिट्री ने विद्रोहियों के साथ मिलकर तानाशाह आदिब शिशाकली को विदेश भागने पर मजबूर कर दिया। फिर दोबारा 1955 से लेकर 1958 तक शुक्री अल कुआतली को फिर से प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन सीरिया में उथल पुथल मची रही और सीरिया की सरकार स्टेबल नहीं हो पा रही थी। फाइनली 1970 में जाकर बाथ पार्टी के हाफिज अल असद ने सीरिया की सत्ता पर कब्जा किया और 30 साल तक साल 2000 में अपनी मौत तक राज किया। हाफिज अल असद सीरिया के एयरफोर्स में थे, फिर वो पॉलिटिक्स में आए और जब 1967 में इजराइल के साथ युद्ध हुआ और सीरिया के हाथ से गोलान हाइट्स वाला इलाका छिन गया, तो उस वक्त असद डिफेंस मिनिस्टर थे। इस घटना ने असद की लाइफ को और उनकी पॉलिसीज को बहुत हद तक बदल कर रख दिया था। फिर 1970 में एक मौका आया, बाथ पार्टी के अंदर ही उथल पुथल हुई और हाफिज अल असद ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली। वो पहले प्रधानमंत्री बने, फिर प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन एक समस्या थी कि वो शिया इस्लाम से जुड़े ग्रुप अलावी से आते हैं, जिनकी आबादी सीरिया में 10 से 15% ही है, जबकि सुन्नी मुस्लिमों की संख्या 70 से 75% है। और असद से पहले सुन्नी इस्लाम को मानने वाले लीडर्स का ही सीरिया की राजनीति में दबदबा था। इसलिए सुन्नी मुस्लिमों के एक ग्रुप मुस्लिम ब्रदरहुड ने असद का विरोध किया। असद सरकार को इलिजिटिमेट करार दे दिया और 1970 के बाद से ही असद के सरकारी ऑफिसर्स और इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। असद पर आरोप लगाया कि वो अलावियों को ही सपोर्ट कर रहे हैं, सुन्नी मुस्लिमों को नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए सुन्नी बहुल इलाकों जैसे कि हमा, होम्स और अलेप्पो जैसी जगहों पर दंगे भड़क गए। इन दंगों को दबाने के लिए असद सरकार की सेना ने हमा में कत्लेआम किया। इसमें मारे गए लोगों की संख्या 10,000 से लेकर 40,000 तक बताई जाती है। बाथ पार्टी ने 2/3 हमा शहर को ही बर्बाद कर दिया था। तबाही का मंजर इतना भयानक था कि आने वाले 10 साल तक सुन्नी विद्रोहियों के लिए एकजुट होना मुश्किल हो गया था। लेकिन इस जेनोसाइड का सीरिया के सुन्नी समाज पर गहरा असर हुआ। असद सरकार को भी मालूम था कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, इसलिए असद ने सुन्नी तबके के ताकतवर लोगों को भी सरकार में शामिल किया और अलेप्पो, दमास्कस जैसे शहरों के सुन्नी बिजनेसमैन को सपोर्ट किया, उनके बिजनेस में मदद की ताकि एक बैलेंस बनाया जा सके। असद ने शिया सुन्नी से ऊपर उठकर अरब एकता को बढ़ावा देने की बात की, सुन्नी मौलवियों पर नजर रखी और अपने आप को इस तरह दिखाना शुरू किया जो शिया सुन्नी से अलग हटकर सीरिया के हित की बात करता है। इस दौरान जिसने भी सर उठाने की कोशिश की, असद सरकार ने उसको बर्बरता से कुचल दिया। फिर साल 2000 में हाफिज अल असद की मौत हो गई और हाफिज के बेटे बशर अल असद प्रेसिडेंट बन गए, सत्ता पर काबिज हुए। बशर अल असद जब प्रेसिडेंट बने तो उनकी इमेज एक ऐसे लीडर की बनी जो मॉडर्न है, टेक्स हैवी है, जो सीरिया सरकार में फैले करप्शन को खत्म करना चाहता है और बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना चाहता है। लेकिन 5 साल के अंदर ही साल 2005 तक बशर की इमेज टूटने लगी। लोग निराश हुए क्योंकि न तो लोगों की जिंदगियां बेहतर हुई, न करप्शन कम हुआ और न ही उन पर सख्ती कम हुई। बशर के पिता का खौफ भी उनके साथ ही चला गया था और जो नई पीढ़ी आई थी वो डरती नहीं थी और आज़ादी की डिमांड करने लगी, क्योंकि उसने महसूस किया कि सीरिया की सरकार और एलीट लोगों को उनकी कोई फिक्र नहीं है। इसी दौरान साल 2003 में इराक में युद्ध हुआ और सीरिया की सरकार पर अमेरिका ने आरोप लगाया कि असद सरकार ने अमेरिका के दुश्मनों को सीरिया में पनाह दी है और सपोर्ट किया है। इस वजह से अमेरिका ने सीरिया पर सैंक्शंस लगा दिए और मिडल ईस्ट में अलग थलग कर दिया, क्योंकि इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स की ज़मीन पहले ही कब्जा ली थी। तो एक तरह से सीरिया के लिए अमेरिका का साथ देना या फिर उसके कहने पर चलना मुश्किल होता जा रहा था। बशर अल असद सरकार ने लेबनान के साथ रिश्ते अच्छे रखे थे और साल 2005 तक सीरिया ने कंट्रोल रखा था लेबनान पर। लेकिन लेबनान में रिवॉल्यूशन के बाद लेबनानी प्राइम मिनिस्टर राफिक हरीरी की मौत के बाद सीरिया की फोर्सेस को अमेरिका के प्रेशर में वहां से हटना पड़ा। 29 साल तक लेबनान में रही सीरिया की फोर्सेस
इन सब बदलते माहौल के बीच भी ईरान और हिजबुल्लाह के साथ रिश्ते अच्छे रखने में कामयाब थी। मगर दिक्कत ये थी कि गलत पॉलिसीज और सैंक्शंस की वजह से सीरिया में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने लगी। लोगों में आक्रोश भी बढ़ने लगा असद की सरकार के खिलाफ, और इसी बीच सीरिया देश में भयंकर सूखा पड़ा। साल 2006 से 2010 तक पूरा देश भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। अगले साल 2011 में मार्च के महीने में सीरिया के शहर दारा में कुछ नौजवान लड़कों ने पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना चालू किया, लेकिन असद सरकार ने इन नौजवानों को न केवल अरेस्ट किया बल्कि बुरी तरह टॉर्चर किया, जिसकी वजह से सैकड़ों जानें भी चली गईं। असद सरकार के नौजवानों पर इस जुल्म-सितम की वजह से पूरे देश में असद सरकार का विरोध शुरू हो गया। लोगों ने हथियार उठा लिए। इन विद्रोहियों को सपोर्ट मिला अमेरिका का। उसने हथियार देना भी इन विद्रोहियों को शुरू कर दिया। लेकिन इसी दौरान मिडिल ईस्ट में एक और घटना घट रही थी। इराक में जंग खत्म हो चुकी थी और अमेरिकन सोल्जर्स अपने हथियार वगैरह छोड़कर जाने लगे थे, और इराकी आर्मी के सुन्नी लड़ाके बेरोजगार हो चुके थे। उनके हाथों में अमेरिकी हथियार भी आ चुके थे। इन सुन्नी लड़ाकों को साथ मिला इराकी अलकायदा का, और इन्होंने बना लिया ग्रुप ISIS और शिया सरकारों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। सुन्नी एकता की बात करने लगे। इधर सीरिया में अमेरिका सुन्नी विद्रोहियों को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए सुन्नी फाइटर्स के लिए ये देश एक सेफ पनाहगाह बन गया। ISIS के लड़ाके भी वहाँ हथियार समेत आने लगे। इराक और सीरिया में ISIS अपने पैर जमाने लगा। साल 2014 तक ISIS ने सीरिया और इराक के बहुत सारे इलाके कब्जा लिए और सीरिया के इलाके रका को अपनी राजधानी घोषित कर दिया और शरिया कानून भी लागू कर दिया। ISIS का अपना एजेंडा था। आम लोगों की जान लेना, इमारतों को उड़ाना, धमाके करना इसका शक्ल बन गया था। पूरी दुनिया में हो रहे धमाकों में इसका नाम आने लगा। रशिया, अमेरिका और यहाँ तक यूरोप में भी ISIS ने धमाके कराने शुरू कर दिए। कल्चरल हेरिटेज इलाकों तक को ये उड़ाने लगे। अमेरिका जिन कुर्दिश फाइटर्स को सपोर्ट कर रहा था उनको भी इन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिका नाराज हो गया। और उधर रशिया के चेचन्या और कॉकेसस इलाके तक में भी ISIS के फाइटर्स मिलने लगे, जिससे रशिया भी नाराज हो गया। और फिर रशिया और अमेरिका दोनों ने मिलकर ISIS को कूटना शुरू कर दिया। इस दौरान सीरिया की फोर्सेस ने रशिया के साथ मिलकर ISIS के खिलाफ मुहिम चलाई थी। मतलब भले ही ISIS के खिलाफ रशिया और अमेरिका साथ लड़े थे, लेकिन रशिया ने असद सरकार को सपोर्ट किया था और USA ने असद सरकार का विरोध किया था। मगर बाद में रशिया के आने के बाद USA ने अपनी पॉलिसीज को शिफ्ट कर लिया था और ISIS को खत्म करने पर फोकस किया था। फाइनली ट्रंप ने 2017 में ISIS के एकदम कमजोर होने के बाद सीरिया में अपना प्रोग्राम टिम्बर साइकमोर खत्म कर दिया था। लेकिन अब आशंका लगाई जा रही थी कि ट्रंप ने भले ही प्रोग्राम खत्म कर दिया था, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था। अमेरिकी सरकार इस प्रोजेक्ट को भूली नहीं थी और अंदर ही अंदर काम कर रही थी, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। असद की सरकार गिर गई है। क्यों हुआ ये, इस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर USA की सीरिया से दुश्मनी है क्या। क्यों अमेरिका असद की सरकार को हर हाल में गिराना चाहता था। दोस्तों, अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए अमेरिका कोशिश करता है कि मिडिल ईस्ट में शिया सुन्नी आपस में भिड़े रहें, एक ना हो पाए। ईरान के शियाओं से अमेरिका की दुश्मनी है, लेकिन सऊदी अरब के वहाबी सुन्नियों को अमेरिका ने दोस्त बना रखा है। लेकिन फिलिस्तीन एक ऐसा मसला है जिस पर दुनिया के मुसलमान एक रहते हैं, शिया हो या सुन्नी। ईरान कहता है कि जब भी लगे कि अमेरिका सुन्नियों के साथ है तो उसको फिलिस्तीन की याद दिला दो। अमेरिका कुछ भी हो जाए लेकिन फिलिस्तीन की आज़ादी को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन ईरान, हिजबुल्लाह और सीरिया की सरकार सुन्नी ना होकर भी फिलिस्तीन की आज़ादी का सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन सुन्नी देशों का मानना है कि ये लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट कम करते हैं, इजराइल से नफरत ज़्यादा, क्योंकि इनकी ज़मीनें इजराइल ने छीन रखी है। और जहाँ तक बात ईरान की है तो वो शिया इस्लाम को बड़ा दिखाने के चक्कर में मिडिल ईस्ट में अपनी धाक जमाने के लिए पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है ताकि उसको इंटरनेशनल सपोर्ट मिले। अब सीरिया का जो मामला है वो गोलान हाइट्स की ज़मीन हथियाने का तो है ही, इसके साथ ही क्योंकि साल 1950 में CIA ने सीरिया में तख्ता पलट की कोशिश की थी, इसलिए 1963 में सीरिया में बाथ पार्टी बनने के बाद इस पार्टी ने माना कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस को इलाके में रोकना ज़रूरी है। इसलिए बाथ पार्टी ने नो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन सीरिया वाली आइडियोलॉजी बना ली। अब अमेरिका को मिडिल ईस्ट में चाहिए था तेल और अपने चेले इजराइल की सिक्योरिटी। तेल के लिए सऊदी अरब से उसने दोस्ती कर ली और इजराइल को बचाने के लिए उसने इजराइल के बगल वाले देश जॉर्डन से हाथ मिला लिया, जो जंग के टाइम पर बफर जोन की तरह काम आएगा। लेकिन सीरिया पूरे इलाके में अरब नेशनलिज्म की बात करता था, इसलिए उसने इजराइल का विरोध किया और 1967 की 6 डेज की जो वॉर हुई थी उसमें अमेरिका की मदद की वजह से इजराइल न केवल जीता बल्कि सीरिया की ज़मीन भी उसने हथिया ली थी। इससे
दुश्मनी पक्की हो गई। फिर 1973 में योम किपुर वॉर में भी अमेरिका ने इजराइल की मदद की। सीरिया की कोशिशों के बावजूद अमेरिका ने गोलान हाइट्स के मुद्दे को पीस टॉक्स में कभी तवज्जो नहीं दी। इसकी वजह से सीरिया रशिया और ईरान के करीब होता गया, हिजबुल्लाह के करीब होता गया। दोस्तों, जब से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई है, ईरान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल और अमेरिका को घेरे हुए है। पहले हमास ने अकेले ही लगभग साल भर तक इजराइल को छकाए रखा, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह इजराइल से बढ़ गया और फिलहाल इजराइल की फोर्सेज वहां उलझी हुई हैं। कभी हूती रेबल्स तो कभी कताइब हिजबुल्लाह इन जंगों में कूदते रहते हैं। इन जंगों की वजह से इजराइल की इकॉनमी का बहुत नुकसान हुआ है। वहीं ईरान को एक खरोच तक नहीं आई है। अब सीरिया में ईरान की फोर्सेज हिजबुल्लाह लड़ा के, सीरिया की असद सरकार के लड़ा के रशिया की सरपरस्ती में फल फूल रहे थे। मतलब सीरिया में रशिया का होना अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो सकता था। आईएसआईएस तो खत्म हो गया था, लेकिन अमेरिका का मिशन अधूरा था। सीरिया की अमेरिकी एम्बेसी का एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिका ने मोहम्मद अल जुलानी को आतंकवादी बुलाया है और कहा है कि इसे रोका जाना चाहिए। साथ ही जुलानी के सर पर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। और आज हालात ये हैं कि वही जुलानी सीरिया का नया लीडर है और CNN को बेखौफ इंटरव्यू दे रहा है। इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ही आईएसआईएस की रीब्रांडिंग कराई है। पहले यूएसए ने रशिया को यूक्रेन वॉर में उलझाया, फिर जैसे ही रशिया का ध्यान सीरिया से हटा, यहाँ पर असद की सरकार गिरा दी। अमेरिका ने ये कैसे किया, इसे समझने के लिए हमें जुलानी नाम के इस किरदार की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। सीरिया में असद की सरकार गिरने के बाद से ही ये एक नाम अचानक से पॉपुलर हो गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जुलानी का असली नाम अहमद अल शारा था और उनका परिवार सीरिया के गोलान वाले इलाके से ताल्लुक रखता है। हालांकि उनका जन्म साल 1982 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ था। उनके पिता ऑयल इंजीनियर थे और सऊदी अरब में ही काम किया करते थे। जन्म के बाद उनकी परवरिश सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुई। जुलानी ने ये बातें साल 2021 के फरवरी महीने में अमेरिकी मीडिया PBS को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। हालांकि जुलानी के जन्म का साल और जगह विवादित है। खैर, सबसे पहले जुलानी ने इराक के अलकायदा ग्रुप को ज्वाइन किया, जो बाद में चलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक यानी कि ISI बना था। उसके बाद साल 2003 में अमेरिका इराक में घुसा और 2005 में कैम्प बाका में जुलानी को जेल में बंद कर दिया गया, जहां उनकी मुलाकात हुई थी बाकी जिहादियों से। यही जिहादी यहां से निकलने के बाद जुलानी की मुलाकात कराते हैं अबू बकर अल बगदादी से, जो इंसान आगे चलकर IS को लीड करने वाला था। फिर साल 2011 में जुलानी को बगदादी फंडिंग देकर भेजता है सीरिया में। जुलानी सीरिया आता है और अल नुसरा नाम का एक ग्रुप बनाता है, लेकिन किसी को मालूम नहीं होता है कि इस ग्रुप की फंडिंग बगदादी ही कर रहा है और इसके ताल्लुकात अल कायदा और इस्लामिक स्टेट से हैं। अल नुसरा सीरिया में अपने मकसद में कामयाब होने लगता है। फिर साल 2013 में बगदादी अनाउंस करता है कि वो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया के अल नुसरा को मिलाकर ISIS बना रहा है। तभी पहली बार लोगों को मालूम चला कि अल नुसरा बगदादी का ही ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर एक मुश्किल आ गई थी। मुश्किल ये थी कि जुलानी की पकड़ सीरिया पर थी और वो नहीं चाहता था कि ISIS के साथ उसके ग्रुप अल नुसरा को मिलाया जाए। इसलिए उसने इसका विरोध किया और कहा कि ISIS नहीं, वो चाहता है कि अल नुसरा को अल कायदा की ही एक सीरियन ब्रांच माना जाए। उसकी बात मान ली गई। दरअसल जुलानी अपने आप को ISIS से अलग करना चाह रहा था और उसको अंदाजा लग गया था कि आज नहीं तो कल अमेरिका और रूस ज़रूर ISIS के पीछे आएंगे और उसका ग्रुप और उसकी मेहनत का सफाया हो जाएगा। लेकिन इससे कुछ खास फायदा मिला नहीं जुलानी को, क्योंकि जब साल 2017 में दूसरे विद्रोही गुटों के साथ मिलकर जुलानी के अल नुसरा ग्रुप ने इदलिब वाला इलाका कब्जाया, तो उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया की नज़र में वो आ गए थे। और समस्या ये थी कि लोकल लोगों का भी अल कायदा की ब्रांच होने की वजह से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था पूरी तरह से। इस वजह से बाकी विद्रोही गुट अल नुसरा से दूरी बनाने लगे। इससे जुलानी परेशान हो गया और फिर आखिरकार उसे अल कायदा को गुड बाय कहना पड़ा और साल 2016 में एक नया ग्रुप बनाना पड़ा, जिसका नाम रखा जबात फतह अल शम। और इसी ग्रुप का नाम साल 2017 में बदल कर रखा गया हयात तहरीर अल शम यानी कि HTS। मगर इससे अल कायदा नाराज हो गया और उसने सीरिया में एक और ग्रुप बना दिया, हुर्रस अल दीन। लेकिन जुलानी का HTS ग्रुप बहुत मजबूत हो चुका था और फिर उसने चुन चुन कर हुर्रस अल दीन के लोगों का खात्मा कर डाला और ISIS के लोगों को भी निशाना बनाया। 2020 तक सबको निपटा दिया, सीरिया को अल कायदा मुक्त कर दिया और सीरिया के इदलिब और नॉर्थ वेस्ट इलाके पर राज करना शुरू कर दिया। और दुनिया की नज़र में एक सरकार दिखने के लिए साल 2017 में ही सीरियन सैल्वेशन गवर्नमेंट भी बना डाली, जिसका काम था HTS के कंट्रोल वाले इलाके में शरिया के हिसाब से पढ़ाई हो, लोगों की हेल्थ बेहतर हो जाए, बर्बाद हुए सीरिया को फिर से बनाया जाए। इसमें डिपार्टमेंट्स भी थे, इसके प्रधानमंत्री भी थे, मतलब देश दिखने की पूरी तैयारी। 2023 में जब भूकंप आया तो जुलानी ने कैंप्स में जाकर विजिट किया, लोगों से मिलना शुरू किया। हालांकि
इस दौरान एसटीएस के खिलाफ बोलने वालों पर जुल्म भी किए गए, लेकिन एसटीएस वाले अपनी जिहादी ग्रुप की इमेज को साफ सुथरा करने की पूरी कोशिश करते रहे और मौका मिलते ही 2 हफ्ते के अंदर ही लगभग पूरे देश पर एसटीएस ने कब्जा कर लिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एसटीएस ने कहा है कि वो देश की माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखेंगे और सीरिया में जो रशिया के बेसेस हैं उनको भी कोई नुकसान वो नहीं पहुंचाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका यही चाहता था कि ईरान और रशिया का कंट्रोल सीरिया से खत्म हो और उसके मन की सरकार सीरिया में बन जाए, और वो अब हो गया है। इतना सब रायता फैलाने के बाद ट्रंप काका ने एक पोस्ट में लिखा है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, इसे अपने आप सुलझने दें, इसमें शामिल मत हों। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब क्योंकि ये एक तरह से रशिया, टर्की और ईरान की बेइज्जती है जो उनके लिए पचाना बहुत मुश्किल होगा। मिडिल ईस्ट के बीचों बीच से ये तीनों देश अचानक से गायब हो गए हैं। क्या प्लानिंग कर सकते हैं ये तीनों देश, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब रूस अपनी एयरफोर्स की ताकत को दिखाने के लिए विदेशी मीडिया के लोगों को सीरिया ले जाता था, लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि सीरिया से मेडिटेरेनियन सी तक जो रूसी प्लेन चक्कर लगा आते थे, अब वो लैंड कहाँ करेंगे ये नहीं पता है। असद की सरकार का सपोर्ट रशिया ने 9 साल तक किया। बदले में असद सरकार ने रूस को हेमिम का हवाई अड्डा और टार्टूस का नेवी एयरपोर्ट 49 साल की लीज पर दिया था। अब इनका क्या होगा कोई नहीं जानता। एक तरफ तो असद को रूस ने अपने यहाँ शरण दी है, वहीं ये भी कहा है कि रशिया की बातचीत जुलानी के ग्रुप एचटीएस के साथ भी चल रही है। मतलब कि सरकार कोई भी बने, रूस उसके साथ फिलहाल यूक्रेन में उलझे होने के कारण सुलह करके चलना चाहता है। हालांकि रूस वापस सीन में आएगा ही नहीं, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि रूस के अलावा टर्की भी नहीं चाहता है कि अमेरिका सपोर्टेड गवर्नमेंट सीरिया में रहे। उसकी वजह यह है कि अमेरिकी सीरिया के कुर्दिश फाइटर्स को सपोर्ट करते रहे हैं जो कुर्दिस्तान की मांग करते हैं। इनका जो मैप है उसमें टर्की के हिस्से के काफ़ी ज़मीन पर ये फाइटर्स अपना दावा ठोकते हैं, जो टर्की को नामंजूर है। टर्की कई बार इन फाइटर्स से लड़ चुका है, लेकिन अभी भी ये मजबूती से बने हुए हैं। इसलिए टर्की असद की सरकार को सपोर्ट करता रहा है ताकि कुर्दिस्तान की मांग सर ना उठा सके। वहीं अगर बात ईरान की करें तो उसने सीरिया की असद सरकार की मदद करने के लिए हिजबुल्लाह की फोर्स भेजी थी। ईरान की IRGC फोर्सेस का हमेशा से फुल सपोर्ट रहा है, क्योंकि एक तो असद शिया, ऊपर से इजराइल और अमेरिका का दुश्मन, तो दोस्ती होनी तय ही थी। इजराइल के साथ जंग के बाद हिजबुल्लाह खुद ही काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और उसके अपने फ्यूचर का ही अता पता नहीं है। इसी के साथ ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा रहे हूती रेबल्स पर भी यमन में हवाई हमले हो रहे हैं और उससे वो परेशान है। अब इस इलाके में एक ही बार में अमेरिका ने तीनों प्लेयर्स को हाशिए पर ला दिया है। हालांकि तीनों प्लेयर्स इतनी जल्दी हार मान लेंगे ये कहना मुश्किल है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने सीरिया के विद्रोह की पूरी कहानी आप लोगों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में लिखें, मैं पढ़ना चाहूँगा। सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स भेज दें, चैनल को ज्वाइन कर लें। और हाँ, जिस AI कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसको चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलें। जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। नमस्कार।